मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और आज हम बीकॉम पार्ट 3 पेपर 2 के बारे में जानकारी लेंगे। इसके अंदर हमने पिछली बार पढ़ा था प्रमुख मुद्रामान, जिसमें हमने स्वर्णमान और रजतमान के बारे में जानकारी ली थी। आज भी हम प्रमुख मुद्रामान का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें है द्विधातुमान। चलिए आगे शुरू करते हैं। द्विधातुमान क्या होता है? द्विधातुमान वह मुद्रामान है जिसमें दो धातुओं, सामान्यतः स्वर्ण एवं रजत के प्रमाणिक सिक्के प्रचलन में रहते हैं। वे दोनों असीमित विधिग्राह्य होते हैं तथा सरकार दोनों सिक्कों की धातुओं में भी एक निश्चित अनुपात रखती है। दो प्रकार के सिक्के एक निश्चित दर पर एक दूसरे में परिवर्तनशील होते हैं। द्विधातुमान की आवश्यकता 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में तब महसूस की गई जबकि एक धातु के सिक्के देश का चलन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त थे, अर्थात स्वर्णमान और रजतमान दोनों की सीमित पूर्ति के कारण ये दोनों मान अपने आप में असहाय महसूस होने लगे तो द्विधातुमान अपनाया जाने लगा। सर्वप्रथम द्विधातुमान अमेरिका में 1792 में अपनाया गया और 1799 में इसे त्याग दिया गया। फ्रांस ने 1803 में अपनाया। 1865 में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम आदि देशों ने एक लैटिन मौद्रिक संघ स्थापित किया। 1870 में चांदी की नई खानों का पता लगने तथा ग्रेशम के नियम के दोष उत्पन्न होने से द्विधातुमान में भी कठिनाई आने लगी। 1874 में मौद्रिक संघ टूट गया। 1872 और 1878 में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ सम्मेलनों में अंतर्राष्ट्रीय आधार पर द्विधातुमान को अपनाने पर जोर दिया गया, पर इंग्लैंड ने विरोध किया क्योंकि तब तक इंग्लैंड में स्वर्णमान था। परंतु फ्रांस के अथक प्रयासों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विधातुमान स्थापित न हो सका। लेकिन 1900 में द्विधातुमान हमेशा के लिए समाप्त हो गया और सभी राष्ट्रों में स्वर्णमान अपनाया जाने लगा। द्विधातुमान की विशेषताएं क्या होती है? द्विधातुमान में दो धातुओं के प्रमाणिक सिक्के प्रचलन में रहते हैं। सोने और चांदी दोनों के सिक्के एक साथ चलन में होते हैं। दोनों ही प्रकार के सिक्के प्रमाणिक सिक्के माने जाते हैं। दोनों धातुओं के सिक्कों में निश्चित वैधानिक संबंध रहता है और वे दोनों निश्चित दर पर असीमित मात्रा में परिवर्तनशील होते हैं। दोनों प्रकार की धातुओं के सिक्कों की सामान्यतः स्वतंत्र ढलाई की व्यवस्था होती है और वे पूर्णकाय सिक्के होते हैं। दोनों प्रकार की धातुओं के सिक्के असीमित विधिग्राह्य होते हैं तथा सरकार दोनों के परिवर्तन का उत्तरदायित्व लेती है। दोनों प्रकार की धातुओं के आयात निर्यात पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। विदेशी भुगतान के लिए स्वर्ण और चांदी का व्यापार स्वतंत्र होता है, अर्थात जिस मुद्रामान में ये समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं उसे पूर्ण द्विधातुमान कहा जाता है। द्विधातुमान के लाभ। विदेशी भुगतानों की सुविधा। इस मान में दोनों प्रकार के सिक्के प्रचलन में होने तथा दोनों धातुओं के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध न होने से द्विधातुमान अपनाने वाले राष्ट्र को स्वर्णमान तथा रजतमान वाले देश से व्यापार करने व विदेशी भुगतान निपटाने की सुविधा रहती है। भुगतान चाहने वाले देश की इच्छा अनुसार भुगतान कर दिया जाता है। इससे समानता के आधार पर मौद्रिक संबंध स्थापित करने का अवसर मिलता है, जिसका एक धातुमान में अभाव रहता है। सुरक्षित कोषों का विस्तार। द्विधातुमान में सरकार की मुद्रा की परिवर्तनशीलता की क्षमता अधिक होती है क्योंकि
स्वर्ण एवं रजत दोनों के कोषों का उपयोग हो सकता है। इसके अलावा एक ही धातु में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने की सीमितता रहती है, जबकि इसमें दोनों प्रकार के कोषों के आधार पर मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। जहां स्वर्णमान संकट में साथ नहीं देता, वहीं द्विधातुमान अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों प्रकार की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त रहता है। एक धातु की कमी होने पर दूसरे प्रकार की धातु कोष में रखी जा सकती है। आंतरिक मूल्य स्तर में स्थिरता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विधातुमान का प्रयोग होने से एक धातु के अभाव में दूसरी धातु की अभिवृद्धि की जा सकती है और उसके मूल्यों में स्थिरता भी रखी जा सकती है। द्विधातुमान में सोने तथा चांदी की स्थिति ऐसे दो शराबी व्यक्तियों के समान तुलना की है, जिसे सीधे चलने में असमर्थ है। एक बाएं गिरता है तो दूसरा दाएं, पर दोनों एक दूसरे का हाथ बांध दें तो दोनों एक दूसरे को गिरने से बचाते हैं, अर्थात एक दूसरे के सहारे से वे सीधे चल सकते हैं। ये विचार प्रोफेसर जेवंस ने द्विधातुमान के उपयोग के बारे में दिए हैं, लाभ के बारे में दिए हैं। इसी कारण द्विधातुमान एक धातुमान की अपेक्षा मूल्य स्तर में स्थायित्व रखने में ज़्यादा समर्थ रहता है। बैंकों का कोष संचालन मितव्ययतापूर्ण। द्विधातुमान में दोनों प्रकार की मुद्राएं असीमित मात्रा में विधिग्राह्य होने से इस देश के बैंक अपने कोषों की व्यवस्था एवं संचालन सरलता व मितव्ययता से कर सकते हैं। इससे साख मुद्रा का अधिक निर्माण कम ब्याज पर किया जा सकता है। बैंक दोनों या दोनों में से एक मुद्रा को कोष में रखने में स्वतंत्र होते हैं, अतः बैंकों का संचालन मितव्ययतापूर्ण हो सकता है। द्विधातुमान के दोष अथवा हानियाँ। मितव्ययता का अभाव। जैसा हमने ऊपर कहा कि बैंकों के कोष संचालन में मितव्ययता रहती है, परंतु इसकी सबसे बड़ी दोष ये है कि इसमें मितव्ययता का अभाव रहता है। द्विधातुमान में दो प्रकार के कोष रखने पड़ते हैं ताकि दोनों प्रकार की मुद्राओं की परिवर्तनशीलता कायम रहे। दो प्रकार की मुद्राओं की ढलाई का व्यय भी रहता है और दोनों प्रकार के सिक्कों के प्रचलन में रखने से उनकी घिसावट अधिक होती है, तो यह एक मुद्रामान की अपेक्षा बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। दूसरा है ग्रेशम के नियम का क्रियाशील होना। ग्रेशम का नियम क्या होता है, यह हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, परंतु जब ये नियम लागू हो जाता है तो यह द्विधातुमान का सबसे बड़ा दोष होता है कि जब दोनों प्रकार की धातुओं के सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य अनुपात में बाजार में प्रचलित मूल्य अनुपात में भिन्नता हो जाती है, यानी सरकार के निर्धारित मूल्य में और बाजार मूल्य में अगर भिन्नता होती है तो धातु बाजार में महंगा हो जाता है और उसकी मुद्रा चलन से बाहर होने लगती है, क्योंकि लोग उसे गलाकर धातु के रूप में विक्रय करने लगते हैं। अर्थात खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। नियम के बारे में विस्तार से हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सट्टेबाजी को प्रोत्साहन। द्विधातुमान के मूल्यों की अपेक्षा यहाँ सट्टेबाजी अधिक रहती है। स्वर्ण के मूल्यों की अपेक्षा चांदी के मूल्यों में उतार चढ़ाव अधिक होता है, पर सरकार द्वारा दोनों के मूल्यों का अनुपात निर्धारण होने से व्यापारी अंतर का लाभ कमाने की दृष्टि से सौदेबाजी की क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं और वहाँ वो अधिक लाभ कमाते हैं। व्यापारिक सौदों में असुविधा। द्विधातुमान में जब दोनों प्रकार की धातुओं के अनुपात सरकारी अनुपात और बाजार अनुपात में अंतर हो जाता है, तब व्यापारी या ऋणदाता महंगी धातु के सिक्कों में भुगतान लेना चाहते हैं, जबकि खरीदार या ऋणी सस्ती मुद्रा में भुगतान करना चाहता है। अतः व्यापार एवं व्यवसाय में असुविधा होने लगती है। व्यवहार में द्विधातुमान एक धातुमान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात टकसाली मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर से
जब बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है तो एक ही मुद्रा के सिक्के चलन में रहते हैं, जबकि दोनों प्रकार के सिक्कों को चलन में रहना चाहिए, पर यह नहीं हो पाता। व्यवहार में द्विधातुमान एक धातुमान के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है। क्षतिपूरक नियम का लागू न होना। जब स्वर्ण और चांदी के टकसाली मूल्य अनुपात और बाजार मूल्य अनुपात में अंतर होता है तो जो धातु महंगी होती है उसके सिक्के चलन से बाहर हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धातु मान में जब दो देशों में इन धातुओं के मूल्यों में अंतर हो तो द्विधातुमान को बनाए रखना बहुत ही कठिन हो जाता है। द्विधातुमान की सफलता के तत्व। किन परिस्थितियों में द्विधातुमान सफल हो सकता है? ये दो परिस्थितियां हैं जिनके अंदर द्विधातुमान सफल हो सकता है। पहला तो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विधातुमान को अपनाया जाना, जिससे क्षतिपूरक क्रिया का सफल संचालन हो सके तथा दोनों प्रकार की धातुओं का बाजार मूल्य अनुपात और टकसाली अनुपात दोनों में समानता लाई जा सके। दूसरा है सभी राष्ट्र एक समान टकसाली अनुपात अपनाएं तथा दोनों धातुओं की पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन होने पर इन अनुपातों में समायोजन कर दिया जाए। यदि ये दो परिस्थितियां हम करते हैं, दो कार्य हम करते हैं, तो द्विधातुमान सफलता से अपना काम कर सकता है, द्विधातुमान बना रह सकता है। द्विधातुमान के प्रकार या स्वरूप। शुद्ध द्विधातुमान, जिस द्विधातुमान में उसकी संपूर्ण विशेषताओं का समावेश हो, विशेषताएं हम पहले पढ़ चुके हैं, उसे शुद्ध द्विधातुमान कहते हैं। यानी जो पहला हमने पढ़ा है द्विधातुमान होता क्या है, अगर उसकी सभी विशेषताएं किसी धातुमान में पाई जाती है तो उसे शुद्ध द्विधातुमान कहा जाता है। पंगु द्विधातुमान, यह द्विधातुमान का एक संशोधित रूप है जिसमें द्विधातुमान की एक विशेषता के अलावा बाकी सभी विशेषताएं समान होती है। अंतर केवल इतना होता है कि दोनों धातुओं में से केवल एक ही प्रकार की धातु के सिक्कों की ढलाई की व्यवस्था होती है। जो धातु सस्ती हो जाती है उसकी स्वतंत्र ढलाई नहीं होती है। इसके उद्देश्य सस्ते धातु के सिक्कों की ढलाई बंद कर टकसाली अनुपात और बाजार मूल्य अनुपात में समानता लाना होता है। जैसा कि हम जानते हैं, शुद्ध द्विधातुमान में स्वर्ण और रजत दोनों की ही पूर्ति टकसाली बराबर में रखी जाती है, जबकि पंगु द्विधातुमान में जो धातु सस्ती हो जाती है उसकी टकसाली या घड़ाई बंद कर दी जाती है। ये दोनों के अंदर अंतर है। तीसरा है समानांतर द्विधातुमान। यह शुद्ध द्विधातुमान का परिवर्तित रूप है। इसके भी दोनों धातुओं के सिक्के प्रचलन में रहते हैं। असीमित विधिग्राह्य होते हैं, स्वतंत्र ढलाई होती है, पर दोनों धातुओं के सिक्कों का पारस्परिक विनिमय अनुपात सरकार द्वारा निश्चित नहीं किया जा करके बाजार भाव के अनुसार निश्चित होता है। यानी इसमें ग्रेशम के नियम को लागू होने से रोक दिया जाता है और सट्टे की प्रवृत्तियां पैदा ही नहीं होती है। समानांतर द्विधातुमान ये कहता है कि जहाँ पर दोनों धातुओं के अंदर सस्ती धातु की घड़ाई और विक्रय की जो बातें हम कर रहे हैं, इनके अंदर पंगु धातुमान में जो अपनाया गया था उसके भी दोष को दूर करने का प्रयास किया गया है। यहाँ ये कहा है कि सिक्कों की पारस्परिक विनिमय अनुपात सरकार निश्चित नहीं करती, बाजार की शक्तियाँ निश्चित करती हैं, मांग और पूर्ति की दशाएं निश्चित करती हैं, और ऐसे दशा के अंदर जो धातुमान अपनाया जाता है, जो द्विधातुमान अपनाया जाता है, उसे समानांतर द्विधातुमान कहा जाता है। और इस धातुमान के अंदर ग्रेशम का नियम लागू नहीं होता है और यहाँ सट्टे की प्रवृत्तियाँ भी पैदा होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। धातुमान के अन्य प्रकार। एक धातुमान और द्विधातुमान के अलावा भी कुछ धातुमान पाए जाते हैं जो इस प्रकार के हो सकते हैं। ये केवल सैद्धांतिक प्रस्ताव मात्र रहें,
जिन पर कि वास्तव में अमल नहीं किया, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा इनके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। बहुधातुमान, इसके अंतर्गत कई प्रकार के धातुओं के प्रमाणिक सिक्के चलन में रहते हैं। ये सब असीमित विधिग्राह्य होते हैं। सिक्कों की स्वतंत्र ढलाई होती है और सरकार द्वारा सभी प्रकार की धातुओं का आयात निर्यात स्वतंत्र होता है। सैद्धांतिक दृष्टि से बहुधातुमान अपनाने में आकर्षण हो सकता है, पर व्यवहारिक रूप में लागू करना बहुत ही कठिन होता है। जब द्विधातुमान में केवल धातुओं के सिक्कों के चलन में ही अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो द्विधातुमान और बहुधातुमान में तो अनेक प्रकार की समस्याएं सामने आ सकती है। यह प्रणाली किसी भी देश द्वारा नहीं अपनाई गई। मिश्रित धातुमान, इस मुद्रामान का सुझाव 1881 में अर्थशास्त्री मार्शल ने द्विधातुमान में ग्रेशम के नियम को क्रियाशील होने से रोकने के लिए दिया था, ताकि द्विधातुमान के सभी गुण इसमें विद्यमान हों। इसके अंतर्गत सोने चांदी की अलग अलग मुद्राएं न बनाकर सोने चांदी को निश्चित अनुपात में मिश्रित कर एक ही प्रकार के सिक्के ढाले जाएं। जनता को इस मुद्रा को सोने चांदी में बदलने की सुविधा हो, पर मुद्रा के बदले सोने चांदी की निश्चित अनुपात की मिश्रित छड़ें ही बेची जाएं। यह सैद्धांतिक दृष्टिकोण से उपयुक्त पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से अनुपयुक्त था। इसमें यह प्रयास किया गया कि हम सोने और चांदी के अलग अलग सिक्के न बना करके उनकी एक मात्रा निश्चित कर दी जाए और उस मात्रा के आधार पर एक ही सिक्का बनाया जाए, जिसमें निश्चित मात्रा में सोना हो और निश्चित मात्रा में चांदी हो। प्रादिष्ट मुद्रामान, यह प्रादिष्ट मान जो हम कहेंगे, यह एक ऐसा मुद्रामान है जिसमें मुद्रा का वास्तविक मूल्य उसके मौद्रिक मूल्य की तुलना में बहुत कम या लगभग शून्य होता है। प्रादिष्ट मान अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा को इंगित करता है, पर कभी कभी यह धातु भी हो सकती है जो बहुत सस्ती हो। प्रोफेसर केंट के अनुसार प्रादिष्ट मान में 3 विशेषताएं होनी हैं। इसका यथार्थ मूल्य लगभग शून्य होता है, अपरिवर्तनशील होती है, क्रय शक्ति को सोने अथवा किसी धातु की वस्तु की कीमत के बराबर नहीं रखा जाता है। सन 1862 से 1879 में अमेरिका सरकार द्वारा जारी की गई ग्रीनबैक्स नामक मुद्रा वास्तव में प्रादिष्ट मुद्रामान का सुंदर उदाहरण था। इसके गुणदोष सामान्यतः अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के गुणदोष के समान ही हैं, अर्थात यह एक लोचदार, मितव्ययतापूर्ण एवं सरल है, पर इसमें जनता का विश्वास नहीं रहता है। इससे अत्यधिक मुद्रा प्रसार का भय रहता है और विनिमय दरों में भी स्थिरता का अभाव पाया जाता है। सूचकांक या निर्देशांक मान, इस प्रकार के मान का सुझाव सर्वप्रथम अमेरिका के अर्थशास्त्री प्रोफेसर फिशर ने रखा था और जिसे 2 बार 18वीं शताब्दी में मैसाचुसेट्स में अपनाया गया था। इसमें मुद्रा का मूल्य सूचकांकों में परिवर्तन के साथ साथ बदलता है। इस व्यवस्था से स्थगित भुगतान और लेन देन में समानता बनी रहती है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा गुण सामान्य मूल्य और मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व रखना है। इससे वाणिज्य, व्यवसाय तथा उत्पादन के साथ साथ सामान्य जनता को भी लाभ रहता है। पर जब सूचकांक बनाने में अनेक कठिनाइयाँ हों, तो इस मुद्रामान को व्यवहारिक रूप में अपनाने में भी अनेक कठिनाइयाँ सामने आने का विचार भी है, तो इसे अपनाया नहीं जा सका। अगला है क्षतिपूरक मान। इस मान के अंतर्गत मुद्रा के मौद्रिक मूल्य को उसकी धातुमान के बाजार मूल्य के बराबर बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। अगर बाजार में धातु की पूर्ति बढ़ जाने से उसके मूल्य में कमी आ जाती है, तो मौद्रिक अधिकारी
उस धातु से निर्मित मुद्रा में धातु को मात्रा की वृद्धि कर देते हैं। इसके विपरीत स्थिति में मुद्रा में धात्विक मात्रा को कम कर दिया जाता है। यह व्यवस्था भी अधिक अव्यावहारिक, खर्चीली और सट्टा प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाली है, क्योंकि एक बार निर्मित मुद्रा को दूसरी बार पुनः ढालने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समष्टि वस्तुमान, यह मुद्रामान मिश्रित धातुमान का विस्तार किया हुआ रूप है, जिसमें दो धातुओं का ही नहीं अनेक धातुओं के मिश्रित सिक्के प्रचलन में पाए जाते हैं। तटस्थ मुद्रामान, इस मुद्रामान का सुझाव प्रोफेसर हेक द्वारा दिया गया, जिसमें मुद्रा के मूल्य को स्थिर रखने के स्थान पर मुद्रा की मात्रा को स्थिर रखने का प्रयास किया गया। इससे कीमतों और मूल्यों के प्रभाव की दृष्टि से मुद्रा को तटस्थ रखने पर बल दिया गया। ये सब मान जो अन्य धातु मान के नाम से जाने जाते हैं, केवल सैद्धांतिक महत्व के हैं। उनका व्यवहारिक उपयोग न के बराबर और नगण्य रहा। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ।